तो आज का पाठ जो हम लोग पढ़ेंगे, कल जो मैंने शुरू किया था, कल एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, कल पूरा नहीं हो पाया था ना, पूरा नहीं हुआ था ना एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। हाँ, तो आज मैं इसको पूरा कर रही हूँ। कल मैंने पढ़ाया था कि लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर एक विशाल हिमपुंज नीचे आ गया था और बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यहाँ हमारे से तात्पर्य है किसका? लेखिका जिस कैंप में सो रही थी उसे तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। मैंने कल यहाँ तक पढ़ाया था, इसके बाद आगे मैं बढ़ती हूँ। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। लोब्सांग अंडरलाइन करते चलिएगा। लोब्सांग जो है वो अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से उन्होंने लेखिका को बचाने की भी कोशिश की। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु, यानी लेखिका जो है वो पूरी तरह से दब चुकी थी। क्या चीज से? बर्फ जो है वो काफी बड़ा बड़ा बर्फ का खंड जो है वो लेखिका के सिर पर, लेखिका के चारों तरफ, उसमें एक तरह से लेखिका दब गई थी, है ना। तो लोब्सांग ने क्या किया कि स्विस छुरी की मदद से उस तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका को बचा लिया। ठीक है, थोड़ी सी भी देर अगर होती तो उसका मतलब था कि उनकी मृत्यु निश्चित थी। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से बाहर निकाल लाने में सफल हो गया। कौन? लोब्सांग। ठीक है, सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। यानी वो लोग खुद से अपने हाथ से लोग स्ट्रेचर बनाते थे, बांस का और कपड़े का, और उसी स्ट्रेचर पर एक सुरक्षा शेरपा जो था उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और उसे उसी स्ट्रेचर पर लाया गया नीचे काफ़ी ऊंचाई से। तो कर्नल खुल्लर जो हैं उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई से नीचे किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को, किसी की टांग टूट जाए और उसे नीचे लाना, यह एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? ये कर्नल खुल्लर ने किससे पूछा ये प्रश्न? बताइए। बचेंद्री पाल से उन्होंने पूछा कि क्या तुम ये सारी चीजों को देखकर, ये सारी परिस्थितियों को देखकर क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम भयभीत हो रही हो? तो क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू, ये सब नाम हैं, अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। पहाड़ के ऊपर जब भी कोई चढ़ता है तो यदि ऑक्सीजन का सिलेंडर वो अपने पीठ के ऊपर रखता है तो
वो आसानी से चढ़ सकता है, लेकिन बिना सिलेंडर के, बिना ऑक्सीजन के ऊंचाई पर चढ़ना ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कष्टप्रद होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो लेखिका थोड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि उन्हें की, जय और मीनू के साथ ही चढ़ाई करनी थी, और वे तीनों बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि उनके साथ सामान भी काफ़ी था और बिना ऑक्सीजन के वे ऊपर चढ़ रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। देखा कर रही हैं कि खूब बर्फीली, यानी खूब ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मैंने उसी ठंडी हवा में तंबू से बाहर अपने पैर रखे। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जिनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। एक जगह था जिनेवा स्पर, वहीं पर उन्हें जय मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का हो जाना मतलब आश्चर्यचकित। तो की ने पूछा, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? की उनसे पूछने लगा। जोखिम यानी मुसीबत, कठिनाई। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। पेय मतलब पीने योग्य, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया, यानी सामान का जो किट था वो उसने बचेंद्री पाल को नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा, ये दो और पर्वतारोही थे, एक का नाम था लहाटू और दूसरे का बिस्सा, हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है, यानी साउथ कोल जो जगह है वो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने पर पैर जो है वो ठंडे भी पड़ जाएंगे, सांस लेने में भी मुश्किल होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। लेखिका ने कहा कि एक ही दिन में इतनी ऊंचाई पर चढ़ना और फिर वापस आना ये बहुत कष्टदायक होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, यानी लेखिका के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति चलने के लिए तैयार था और वो था अंगदोरजी। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, यानी जो पर्वतारोही होते हैं वो एक इस तरह का एक वस्त्र आता है जिसको लोग उसी में अपने आप को लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। वो उसको पहन लेने से क्या होता है, शरीर गर्म रहता है। तो वो काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई
नहीं हुई। यानी लेखिका के साथ अंगदोर्जी भी चल रहे थे और एक निश्चित गति, न बहुत तेज न बहुत धीमी, लेकिन लेखिका को भी उनके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। जानबूझकर लोग बीच में भी चलते हैं कि अगर अगला व्यक्ति और पिछला व्यक्ति यदि किसी कारण गिरने लगे तो बीच वाला व्यक्ति जो है वो थाम ले। उसने सुरक्षा और रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यानी 4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़नी आवश्यकता थी ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन लेखिका 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। यानी पहाड़ पर चढ़ने के लिए आप ऑक्सीजन की मात्रा जितनी तेजी से बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन आपके शरीर में फेफड़ों में जाएगा, आप उतनी ही तेजी से चलेंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन फेफड़ों को कम मिलेगा तो चढ़ाई चढ़ने में कठिनाई होती है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, एकदम ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। यानी वो नुकीला था, शंकु की तरफ पॉइंटेड था। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधे ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। यानी उन लोगों ने बर्फ के फावड़े से बर्फ का जो शंकु की तरह जो चोटी पर निकला हुआ था पॉइंटेड, उसको काट कर उन लोगों ने पहले सपाट किया ताकि 2 लोग वहां आसानी से खड़े हो सकें। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे का चुंबन के ताज का चुंबन लिया। सागर माथा जो नेपालियों में ये नाम काफी प्रसिद्ध था, सागर माथा। तो उसी सागर माथे के ताज का उन्होंने चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी लेखिका पहली बार चढ़ी, लेकिन उनके साथ जो थे अंगदोर्जी वो दूसरी बार चढ़े थे।
कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू किए। सोनम पुलजर एक फ़ोटोग्राफ़र थे, वो भी कुछ देर के बाद वहां पहुंचे और उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू किया। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। यानी इसका मतलब कि जब तुम एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने आई थी उस समय तुम एक साधारण युवती थी, साधारण लड़की थी। उस समय तुम एवरेस्ट विजेता नहीं थी, लेकिन अब जब तुम वापस जाओगी तो तुम पहली भारतीय महिला होगी जिसने एवरेस्ट की चढ़ाई पहली बार चढ़ी और सफल रही। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, आया सबको समझ में? हेलो। तो इस तरह से ये आपका एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा यानी लेखिका बचेंद्री पाल के द्वारा कहा गया कि उनकी शिखर यात्रा किस तरह से सफल रही। ठीक है, इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा लेखिका ने किया है। चलिए, अब इस पाठ से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अति संक्षिप्त 1-2 पंक्तियों वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न को, अच्छा एक बात मैं तुम लोग को बता दूं, सबसे पहले तो अंडरलाइन आप लोग को मैं करवा देती हूँ कठिन वर्तनी, क्योंकि कठिन वर्तनी से संबंधित मैं अक्सर प्रश्न दूंगी और वो आपको ठीक करना होगा। दूसरी बात, कल जो मैंने आप लोग का जो टेस्ट संडे को हुआ, उस टेस्ट में बहुत बच्चों का नंबर बहुत ख़राब आया। अभी मैं 9I की कॉपी रात में चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि आप लोगों को प्रत्यय की जानकारी बिल्कुल नहीं है, जबकि मैंने उस दिन समझाया था। और वर्तनी भी, वर्तनी इसलिए अशुद्ध है आपकी, मैं बार बार बोल रही थी कि वर्तनी अंडरलाइन मैंने करवा दिया था और आप लोगों को कहा था कि इसको आप लोग पढ़िएगा, याद कीजिएगा, लेकिन कुछ ही बच्चे इस चीज़ को पढ़े हैं, अधिकतर बच्चे नहीं पढ़े हैं। उनका मानना है कि बिना पढ़े भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता है, खासकर हिंदी तो नहीं। अगर आपकी ऐसी मानसिकता है कि बिना पढ़े हो जाएगा तो इसको दिमाग से आप लोग निकाल दें। ठीक है, अब जैसे मैं बता रही हूँ, परिस्थिति प र ह्रस्वीकार होगा, यानी छोटी ई की मात्रा र में, और आधा जो दंत स है उसमें भी छोटी ई की मात्रा, थ और त में छोटी ई की मात्रा तो मैंने दिया ही था। उसके बाद सहूलियत नहीं होता है, सहूलियत होता है, स दंत स होता है, तालाब श नहीं होता है। और ह में बड़ा ऊ की मात्रा होगा, स, ह में बड़ा ऊ की मात्रा हु, सहूलियत, ल में छोटी की मात्रा य त, सहूलियत, जो कि आप लोगों ने गलत लिखा। तो ये अंडरलाइन कराने से क्या फ़ायदा हुआ? जब आप लोग गलत ही लिखेंगे, यानी जो मैंने अंडरलाइन कराया उसको आप लोग नहीं पढ़े। दंत स, ह में बड़ा ऊ की मात्रा हु, ल में छोटी की मात्रा ली, य त, सहूलियत। ये आपने बहुत कम बच्चे जो हैं उसको सही लिखे हैं। इस पर भी मार्क्स कटा, 1-1 मार्क्स का था। तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलता है। आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा भी गलती होगा तो मैडम मार्क्स दे देंगी, कतई नहीं। दूसरा, इक प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाने हैं। किसी अधिकतर बच्चे जो हैं वो 2 शब्द बनाए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि बस एक ही शब्द बना दिए हैं। एक शब्द नहीं बनाना था, 2 शब्द बनाना था। क्वेश्चन पेपर में साफ लिखा हुआ है इक प्रत्यय। कुछ बच्चे बनाए हैं समाज प्लस इक, तो वो सामाजिक होगा। समाज प्लस इक जो है सामाजिक होगा, तो लिख दिए हैं आप लोग सामाजिक, वो गलत है, मैंने उसमें मार्क्स नहीं दिया है। इसी तरह से बहुत ऐसे शब्द हैं, परिवार जोड़ इक, तो वो हो जाएगा पारिवारिक। प आकर पा, र में छोटी की मात्रा री, व आकर वा, र ह्रस्वी का री, क, पारिवारिक। धर्म जोड़ इक,
धार्मिक, धार्मिक नहीं होगा। इस तरह से बहुत कम बच्चे हैं जिनको 10 में 10 मिला है, लेकिन स्थिति आप लोगों की बहुत खराब है। दूसरी, दुख का अधिकार पाठ में बुढ़िया माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए। 3-4 उपाय उसने किया था बुढ़िया ने। सबसे पहले उसने क्या किया कि ओझा को बुला कर लाई, जो झाड़ फूक करता, यही ना। उसके बाद फिर उसने क्या किया, नाग देवता की पूजा के लिए उसके घर में जो भी अनाज जो भी था वो सब उसने दे दिया। उसके बाद फिर क्या किया उसने, ओझा दान दक्षिणा भी दी, नागदेव की पूजा करवाई। तो ये 3 काम बुढ़िया ने किया, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न कि बाजार में लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे। तो बाजार में लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे, ठीक है। नकारात्मक यानी निगेटिव, नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे कि उसके अधिकांश लोग क्या कर रहे थे कि अभी इसके बेटे को मरे हुए एक भी दिन नहीं हुआ और ये कैसी बेहया है, निर्लज है कि पैसे कमाने के लिए ये बाजार में आकर बैठ गई है। कोई कह रहा था कि इसके घर में सूतक है और ये खरबूजे बेचकर लोगों का ईमान धर्म खराब कर रही है। तो इस तरह से ये बाजार में लोग उसके बारे में नकारात्मक बातें कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप लोग को लिखना था। तो प्रश्न होता है, तो मान लीजिए आप लोग 3 में 2.5 मैंने दिया है, किसी का वर्तनी बहुत ज़्यादा गलत है तो उसको मैंने 2 भी दिया है, लेकिन ये शब्दार्थ, कठिन वर्तनी और ग्रामर पोर्शन जिसमें फुल मार्क्स आ सकता है, आप लोग नहीं ला पाते हैं। इसका मतलब है कि हिंदी आप लोगों की 2, 4, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी ठीक है, लेकिन पूरे स्टूडेंट्स की कही जाए, लेकिन 10 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है तो 10 में आप लोगों को 10 कम से कम, नहीं 10 तो 9 तो आना ही चाहिए, क्योंकि लिटरेचर में फुल मान लीजिए नहीं आता है, कहीं वर्तनी थोड़ी बहुत तो कटी जाती है क्वेश्चन आंसर लिखने में, लेकिन क्वेश्चन आंसर के अलावा जिसमें आपको फुल मार्क्स आ सकता है वो आप लोग नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये परेशानी की बात है। चलिए अब आप लोग पहले अंडरलाइन कीजिए। मैं जो अंडरलाइन करवा रही हूँ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का, एक एक बच्चा इसको अंडरलाइन करेगा। सबसे पहले पेज यहाँ से शुरू करती हूँ, पेज 16 यानी पेज जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से। पेंसिल सबके पास है ना? सब लोग हाथ में पेंसिल लेकर बैठे हो? हाँ, हेलो, जवाब क्यों नहीं देते हो तुम लोग? चलिए अंडरलाइन करते चलिए। एवरेस्ट, उसके बाद काठमांडू, अग्रिम, दुर्गम, सर्वाधिक, महत्वपूर्ण, उसके बाद सर्वप्रथम, सागर माथा, दक्षिणी पूर्वी, विशेषकर, कर रहे हो सब लोग? हाँ, आकर्षित, उसके बाद चुनौतियों, फिर नीचे लास्ट संज्ञा में नीचे आइए पैरिच, पैरिच के बाद हिमस्खलन, उसके बाद लोहत्से, लोहत्से दिखा, उसके बाद फिर यहाँ पर ठीक लोहत्से के ऊपर देखो खुम्भू हिमपात, खुम्भू हिमपात, उसके बाद फिर पेज नंबर 17 में आइए अवसाद, कर्नल खुल्लर, उपनेता प्रेमचंद, नेतृत्व, नेतृत्व, उसके बाद रस्सियां, झंडियों, चिन्हित,
चिन्हित, कठिनाइयों, लिखे, अंडरलाइन किए। फिर ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक, ग्लेशियर के नीचे है अनियमित, अनिश्चित, अनियमित, अनिश्चित। उसके बाद उसके नीचे है अनुकूल, यानी बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली, अनुकूल। उसके बाद फिर उसके नीचे नेक्स्ट स्टेंजा में लिखिए, देखिए, भौचक्की, भौचक्की, लोहत्से और नुत्से, लोहत्से और नुत्से। लोहत्से के बाद नुत्से के नीचे अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद फिर उसी के नीचे नुत्से के उसके बाद ऊंचाइयों, ऊंचाइयों भी अक्सर आप छोटा ऊ लिखते हैं जबकि ये बड़ा ऊ होगा, ऊंचाइयों। उसके बाद बर्फीली, टेढ़ी मेढ़ी। उसके बाद लिखिए फिर उसके नीचे अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। फिर पेज पलट दें, पेज नंबर 18 पेज में, 18 पेज में लिखिए, हाँ, गहरे चौड़े हिम विदर, गहरे चौड़े हिम विदर। उसके बाद संपूर्ण प्रवास, संपूर्ण प्रवास। उसके बाद आरोहियों, आरोहियों। सब लोग कर रहे हो अंडरलाइन? हाँ, सारे बच्चे, हाँ। उसके बाद अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम, सीढ़ियों, अल्यूमिनियम के बाद सीढ़ियों। उसके बाद अस्थाई पुलों, अस्थाई पुलों। उसके बाद है लट्ठों, रस्सियों, लट्ठों के बाद रस्सियों। उसके बाद आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी। उसके बाद अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी। उसके बाद रीता गोम्बू, रीता गोम्बू। नाम सब याद रखेंगे आप लोग। वाकी टॉकी, वाकी टॉकी में योजक चिन्ह है उसको लिखिए, वाकी टॉकी। उसके बाद अंगदोर्जी, लोपसांग, गगन बिस्सा, ये सब नाम है। अंगदोर्जी, लोपसांग, गगन बिस्सा। उसके बाद संतोषजनक प्रगति, उसके नीचे देखिए, संतोषजनक प्रगति। उसके बाद तेंजिंग, तेंजिंग नाम है ये। सुपुत्री डेकी, उनकी सुपुत्री डेकी। उसके बाद नौसिखिया, नौसिखिया। उसके बाद है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। फिर नीचे उसके ठीक अंतिम पैराग्राफ में नाम है दिया हुआ है, 3 नाम, लोपसांग, तशारिंग और एनडी शेरपा। ये अंडरलाइन करेंगे, लोपसांग, तशारिंग, एनडी शेरपा। उसके बाद सख्त, पेज नंबर 19 में देखिए, सख्त। उसके बाद उसके नीचे में कठिनाई। उसके बाद फिर लिखिए नेक्स्ट स्टेंजा में लोहत्से ग्लेशियर, लोहत्से ग्लेशियर। फिर उसी स्टेंजा में देखिए भीषण गर्जना, भीषण गर्जना। उसके बाद लोपसांग, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए
लोपसांग। सबको मिल रहा है मैं जो बोल रही हूँ शब्द? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? किन किन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है? हाँ, हेलो। लोपसांग, उसके बाद स्विस छुरी, स्विस छुरी, फिर कर्नल खुल्लर, कर्नल खुल्लर। फिर पेज नंबर पलटिए 20, पेज नंबर 20 में देखिए ऑक्सीजन। ये एक नाम है, 3 नाम, की, जय और मीनू, इसको अंडरलाइन कीजिए। उसके ऊपर में फिर एक नाम है बिस्सा। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, बिस्सा भी एक नाम है, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू, ये 3 नाम, उसके ऊपर बिस्सा, फिर उसके नीचे है ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट संज्ञा में है बर्फीली, बर्फीली। फिर जिनेवा स्पर्श, ये भी एक नाम है, जिनेवा स्पर्श। फिर कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक। फिर हक्का बक्का, ये पेज नंबर 20 का ही मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, हक्का बक्का। फिर जोखिम, जोखिम। उसके बाद दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक। उसके बाद पर्वतारोही, पर्वतारोही। फिर देखिए शारीरिक, इक प्रत्यय से शारीरिक भी होगा, शरीर प्लस इक, लेकिन शरीर जब लिखेंगे हम तब लिखेंगे तालाब्य श, र दीर्घी का री, र, शरीर। लेकिन जब शारीरिक लिखेंगे तो तालाब्य श आकार, र दीर्घिकार, र हर्षिकार क। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा बच्चों, ठीक है। शारीरिक लिखे, उसके बाद पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ, पेय पदार्थ। फिर उसके बाद नीचे स्टेंजा में देखिए लहाटू और बिस्सा,